चलो बेटा बधाने स्क्रीन देखाय छे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay beta, so now let's move towards the next topic, and our today's topic is the MTP. Now today's first topic is MTP beta. So what is MTP beta? So MTP actually it is a medical termination of pregnancy. MTP is actually medical termination of pregnancy. Means it is known as the induced abortion. Okay, actually बेटा abortion means termination of pregnancy. But अगर बेटा हम voluntarily abortion करवाए, voluntary termination of pregnancy before full term, यानी 9 month पहले बेटा, before 9 month, अगर voluntarily बेटा हम pregnancy को terminate कर दें, then it is known as the induced abortion or it is known as the medical termination of pregnancy. Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world बेटा. यानी बेटा वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 45 to 50 million MTP लीगली और इलीगली परफॉर्म्ड होते हैं बेटा. Okay, MTP has a significant role in decreasing the population. यानी बेटा MTP से पॉपुलेशन कम हो सकता है. यस, क्योंकि अगर सोचो कि इतना वर्ल्ड में 45 to 50 million MTP ईयरली परफॉर्म हो रहे हैं, अगर इतने MTP परफॉर्म ना हो बेटा तो ये सारे बोन होंगे, तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है. बट दो इट इज नॉट मेन फॉर दैट पर्पस, यानी बेटा एमटीपी का मेन पर्पस पॉपुलेशन को कम करना नहीं है. सो एमटीपी इज द इंड्यूस्ड अबॉर्शन. नियरली 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world beta, and significant role beta decreasing the population, but it is not mean for that. And beta Indian government legalized the MTP in 1971 beta. Indian government में 1971 में MTP को बेटा लीगलाइज किया. In 1971 the Indian government legalized the MTP with some strict condition. यानी बेटा उन्होंने बहुत सारे नॉर्म्स भी रखे कि कौन कौन सी कंडीशन में MTP परफॉर्म कर सकते हैं. Why? Such restriction are all the more important to check the indiscriminate and the legal female fertilicides. Okay, यानी बेटा ये सारे रिस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत क्या थी बेटा? क्योंकि इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स होता था बेटा कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल बेबी गर्ल है बेटा तो उसको क्या कर देते थे? अबॉर्ट कर देते थे. तो ये सारी चीजें रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज किया विद सम रिस्ट्रिक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कौन सी कंडीशन में बेटा एमटीपी कर सकते हैं? व्हाई एमटीपी इज रिक्वायर्ड? कौन कौन सी कंडीशन में बेटा हम एमटीपी कर सकते हैं? तो द एमटीपी टू गेट रीड आउट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसी हो आइदर ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी द कपल डजंट वांट द प्रेगनेंसी बट दे डिडंट यूज एनी प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर द फैमिली प्लानिंग. अनप्रोटेक्टेड सेक्स बेटा, उसकी वजह से बेटा शायद प्रेगनेंसी रह गया हो. फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी अगर बेटा फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं पर वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड ड्यूरिंग द रेप केसेस बेटा, अगर रेप के दौरान रेप की वजह से बेटा प्रेगनेंसी है तो बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसीज, देन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से बेटा अगर प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है तो उसमें एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं. एंड इफ द प्रेगनेंसी इज ड्यू टू रेप केसेस बेटा, also the MTP is also essential in certain cases where the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either mother or the fetus or the both. यानी बेटा अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहा तो it may be harmful or even fatal to mother or fetus or both बेटा. okay, मतलब बेटा अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहा तो इट माइट बी एंडेंजर्स, इट माइट बी फैटल टू द मदर और fetus or both. Then if the child is born with a serious handicap, यानी बेटा अगर तीसरे चौथे मंथ में पता चले
कि भाई चाइल्ड में हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सोनोग्राफी करे और पता चले तो सीरियस हैंडीकैप्ड हो चाइल्ड बेटा, तो उस केसेस में बेटा हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी माइट एंड डेंजर्स टू मदर लाइफ, यानी अगर बेटा प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू करें और मदर लाइफ को खतरा है तो ये सारे केसेस में बेटा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं लीगली। ओके, सो इन विच केसेस द प्रेगनेंसी termination of pregnancy legally, unwanted pregnancy, rape cases, if the continuous pregnancy may fatal to the mother or fetus, and if the child is seriously handicapped or continuation of pregnancy might endanger the mother life। तो ये सारे केसेस में बेटा termination of pregnancy is legalized। कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सेफ है बेटा, तो सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी एमटीपी इज कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब बेटा पहले 12 वीक तक अगर प्रेगनेंसी को बेटा टर्मिनेट करे तो दैट इज सेफर। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज मच रिस्कियर, यानी बेटा सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब बेटा 5-6 मंथ, 4-5-6 मंथ, यानी पहले 3 मंथ में बेटा अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो इट इज सेफर, बट उसके बाद अगर एमटीपी का डिसीजन ले रहे हो तो दैट इज मच रिस्कियर। व्हाई? बिकॉज जो एम्ब्रियो होगा बेटा वो मदर बॉडी के साथ ज्यादा स्टिक हो चुका होगा। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म बाय इलीगली। अब देखो बेटा मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी, ज्यादातर बेटा जो टर्मिनेशन होते हैं, अबॉर्शन होते हैं, दे आर इलीगल होते हैं बाय अनक्वालिफाइड क्वैक व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। यानी बेटा ज्यादातर क्या करते हैं कि अगर पता चले कि बेबी बॉय नहीं बेबी गर्ल है तो क्या करते हैं लोग रूरल एरिया में चले जाते हैं, वहां पर अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं जो ये एमटीपी करते हैं। तो बेटा ये अनसेफ तो नहीं है, ओके, नॉट ओनली अनसेफ बट आल्सो बेटा फैटल, यानी लाइफ को बेटा ये खतरा भी कर सकते हैं। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। वो भी बेटा हमको पता है एमनियोसेंटेसिस इज द चेकिंग द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। किसके लिए होता है बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए बेटा ये होता है एमनियोसेंटेसिस। तो बेटा ये एमनियोसेंटेसिस जो है उसकी वजह से क्या पता चलेगा बेटा हमको? डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, यानी अनबोर्न चाइल्ड बेटा बेबी बॉय है बेबी गर्ल है वो पता चल जाएगा। अगर बेटा पता चले कि बेबी गर्ल है, इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, तो बेटा उसको क्या कर देते हैं वो लोग? एमटीपी कर देते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड दैट इज टोटली इलीगल। तो इसको रोकने के लिए भी बेटा ये जरूरी है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। ये जो प्रैक्टिस बेटा चल रही है उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दिस आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। यानी बेटा ये दोनों के लिए खतरनाक है। कि बच्चे को तो क्या है बेटा, अगर एमटीपी कर ही रहे, अबॉर्शन कर ही रहे, तो बच्चे के बारे में तो हम नहीं सोच रहे, पर यंग मदर जो है बेटा उसकी लाइफ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एमटीपी। वापस एक बार बेटा देख लेते हैं। एमटीपी इज द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या है बेटा? इट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियंस एमटीपी बेटा साल में होते हैं। डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन होता है उससे, पर इट इज नॉट मीन फॉर दैट। एंड इंडिया ने बेटा 1971 में स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ एमटीपी को बेटा लीगलाइज किया। फिर कौन कौन से केसेस में बेटा एमटीपी कर सकते हैं? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से बेटा। फिर रेप केसेस में बेटा। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी माइट बी फैटल टू मदर एंड द फीटस, एंड इफ द चाइल्ड इज सीरियसली हैंडीकैप्ड हो तो बेटा। देन थर्ड, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना बहुत इजी है, सेकंड ट्राइमेस्टर में इट इज रिस्कियर। ओके, एंड बेटा एमटीपी जो है वो इलीगल परफॉर्म करते हैं बेटा अनक्वालिफाइड पर्सन के साथ। इट इज नॉट ओनली अनसेफ बट इट इज फैटल आल्सो। एमनियोसेंटेसिस बेटा जिससे डिटर्मिनेशन हो जाता है बेटा अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स, और फिर फीमेल फर्टिसाइड्स के केसेस बढ़ते बेटा। ये प्रैक्टिस रोकनी जरूरी है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली डेंजरस टू द society but it is dangerous to the mothers as well as the fetus life also. Clear everyone? So please solve this 5 MCQ question regarding the MTP. चलो मैं बता कैमरा ऑन करो, क्या बंद रखे बताए कैमरा। चलो फटाफट, इट्स अ बेसिक रूल।
चलो बेटा फटाफट બધા કેમેરા ઓન હોવા જોઈએ. તાનિયા, આર્શ, ક્રિશી, હેતા, ઈશાની, રાહુલ, જૈનમ, માલવ, હેતવી, અનોલી, બ્રાયન. યશવીનો મને ફોન આવી ગયો પછી બાકી બધા એમ. તાનિયા, રાહુલ, હેતવી. સર મારો ઓન જ છે. ઓન જ છે. રાહુલ અને હેતવી. વેનિશા નથી કેમ? चलो बेटा एमसीक्यू सॉल्व करना हो बेटा 5 फटाफट પછી નેક્સ્ટ ટોપિક લઈએ. Done, sir. Done, sir. ડન. ઓકે બેટા. સો ધૈર્ય ફર્સ્ટ નો આન્સર શું આવશે? Sir, 12 weeks. 12 week. Okay, up to 12 week the medical termination of pregnancy is safe beta. Okay, now the second, Tanya. ઓપ્શન 3. 3. Yes beta, it is called the medical termination of pregnancy and also called the induced abortion. The answer is A and B also. Then next, Ishani. ईशानी बोलो जी बेटा. आंसर is 1 1971 बेटा. Then fourth, Savan. 1, sir. First, actually it is safer during the first trimester and it is much riskier in the second trimester. Then next, Hetvi. Yes, sir. Option 3. Option Option 3. देखो बेटा MTP Sorry, sir, is option- get rid of unwanted female child legally. ना सर ऑप्शन ना है. Second also बेटा get rid of unwanted pregnancy due to failure of contraception and the rape cases बेटा. Okay, Okay. any 2 is correct, बाकी બધા wrong है. Clear? Now move towards the next topic बेटा, and our next topic is the sexually transmitted disease known as STDs बेटा. Sexually transmitted disease बेटा. So disease or the infection which is transmitted through the sexual intercourse, यानी बेटा जो भी disease sexually intercourse से बेटा transmit होता है, they are known as the sexually transmitted disease. यानी the disease which is transmitted through the sex is known as the sexually transmitted disease, and it is also known as the venereal disease बेटा. उसको और क्या बोलते हैं? Venereal disease भी बोलते हैं, VD. Also it is known as reproductive tract infection, RTI बेटा. Okay, RTI. So बेटा the disease which is transmitted through the sex, it is known as the sexually transmitted disease. The second, it is also known as the VD yani venereal disease, and also known as the RTI, means it is reproductive tract infection. So now what are the diseases are there? So we have first gonorrhea, then syphilis, then genital herpes, then chlamydiasis, then genital wart, then trichomoniasis, then hepatitis B, and of course the most discussed, it is HIV leading to the AIDS.
These all are the sexually transmitted disease, beta. Which one? Gonorrhea, then syphilis, then genital herpes, chlamydiasis, genital wart, trichomoniasis, hepatitis B and AIDS are the common STDs, beta. ये सारे क्या है बेटा? Sexually transmitted disease है. Okay? Now ये सब में बेटा जो हेपेटाइटिस बी और HIV है, the hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection, needle, surgical instrument, transfusion of the blood and mother to fetus. Means बेटा ये सारे ऊपर के जो हमने बताए बेटा वो सारे क्या हैं कि they all are okay. तो they all are sexually transmitted disease बेटा. But जो हेपेटाइटिस बी है बेटा क्या है बेटा? हेपेटाइटिस बी एंड दे HIV बेटा, ये दोनों ऐसे हैं, हेपेटाइटिस बी एंड HIV ये दोनों ऐसे बेटा, दे आर ट्रांसमिटेड विद द सेक्स as well as they are transmitted with the help of sharing the needle, injection, syringe as well as the blood transfusion and the mother to fetus. If the mother suffering from the AIDS, then their child might be suffering from the AIDS. Except hepatitis B, genital herpes and HIV infection बेटा, ये तीन के अलावा बाकी जितने भी sexually transmitted disease है they are curable. So बेटा hepatitis B है, genital herpes है and HIV, other diseases are completely curable. यानी बेटा गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडोमोनासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ट, ये सारे जो दूसरे बेटा एग्जांपल थे, they all are completely curable if it is detected earlier and the treated properly. अगर बेटा वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए और अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दो बेटा, so it should be curable. Early symptoms of the most of these are minor and include the itching. यानी बेटा पहले जो STDs है बेटा, ये सारे STDs में पहले symptoms क्या होंगे? Itching, fluid discharge, slight pain at the site, swelling in the genital region बेटा, यानी genital area, जो genital area है बेटा, जो sexual organs है वहाँ itching होगा, fluid discharge होगा, slight pain होगा, swelling होगा. ओके, ये सारे symptoms होंगे. अगर बेटा डिजीज बढ़ा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, जैसे कि pelvic inflammatory disease PID, यानी बेटा pelvic एरिया जो होता है लोअर एब्डोमिनल एरिया, वहां पर क्या हो जाता है बेटा? इन्फ्लामेशन हो जाता है. कई बार बेटा इफ द लेडी इज प्रेग्नेंट तो अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा. स्टिल बर्थ का मतलब क्या है बेटा? प्रीमैच्योर बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा. इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब बेटा हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी कहां पर होता है? यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो स्टिक होता है. इम्प्लांटेशन कहां पे होता है बेटा? यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है. सो वी ऑल नो दैट बेटा इम्प्लांटेशन जो है बेटा यूट्रस के अंदर होता है. पर ड्यू टू सम रीजन इफ इम्प्लांटेशन इज इन फैलोपियन ट्यूब में ही बेटा बेबी मींस जो एम्ब्रियो है बेटा वो इम्प्लांट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. फिर बेटा इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इवन द कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का बेटा कैंसर भी हो सकता है. सो बेटा हेपेटाइटिस है, जेनिटल हर्पीज है एंड HIV इंफेक्शन, ये तीन के अलावा बाकी जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बेटा, इफ दे आर डिटेक्टेड अर्लियर, अगर उनको हमने जल्दी डिटेक्ट कर लिया बेटा, सो वो उसको ट्रीट भी इजीली कर सकते हैं. उसका बेटा अगर हम सिम्टम देखें तो शुरुआत में ईचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग होता है बेटा. ओके, पर अगर लेटर ऑन अगर डिजीज बढ़ गया बेटा तो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होंगे, अबॉर्शन होगा बेटा, स्टिल बर्थ, इमेच्योर बेबी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड कई बार बेटा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है. सो बेटा प्रिवेंशन इज बेटर देन दी क्योर, यानी बेटा जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बेटा उसको या तो आप प्रिवेंट कर लो या फिर उसको अर्ली डिटेक्ट करके बेटा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. सो डोंट गेट पैनिक, प्रिवेंशन इज इन योर हैंड. कि ऐसा तो है नहीं बेटा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हम बच नहीं सकते. यस, इट इज इन आवर हैंड कि आपको सिंपल 2-3 चीज है बेटा वो फॉलो करनी है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हो जाते हैं बेटा? प्रिवेंट हो जाते हैं. जैसे कि अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर एंड द मल्टीपल पार्टनर. अवॉइड द सेक्स विद द unknown partner, multiple partner.
always use the barrier, that is condom, during the sexual intercourse. Okay, as we discussed earlier in the last lecture beta, the condom is not only protect from the contraception, it also prevent the spreading of sexually transmitted disease. Also beta, one more thing is avoid the use of, okay, used needle, syringe and blood transfusion with अफेक्टेड पर्सन बेटा, यानी अगर किसी को ऑलरेडी बेटा इन्फेक्शियस है तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए नहीं। जस्ट मिनट बेटा, okay beta. So avoid the sex with the unknown partner and multiple partner, use the condom during the sexual intercourse and avoid the use of used needle, serum and बेटा कोई affected person है उसका blood transfusion नहीं करना चाहिए. In case if you have a doubt, अगर बेटा किसी को doubt है, go for the qualified doctor, get early detection and start the treatment as early as possible without any delay, so we can easily cure this such disease beta. Now this is the knowledge cloud beta. Actually this topic is not in our textbook, but here from which causative agent this disease are caused. तो बेटा gonorrhea caused by Neisseria gonorrhea और वो बेटा बैक्टीरिया से होता है. सिफिलिस किससे होता है बेटा? ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है बेटा. जेनिटल हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है बेटा. हेपेटाइटिस बी बेटा, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है. एड्स दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV से होता है बेटा. एंड ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियालिस वेजिनालिस प्रोटोजोन से होता है. So if the question is that which of the following sexually transmitted disease is caused by the bacteria, so there are two beta. Gonorrhea and syphilis is caused by the bacteria, that is Neisseria gonorrheum and Treponema pallidum. Which one is caused due to the virus? So that is herpes, hepatitis B and AIDS. It is occurred due to the virus, that is herpes simplex virus, hepatitis B virus and the HIV. And beta protozoan से जो हो रहा है, that is trichomonas beta. Clear? Okay. Now how we can detect the HIV, sorry, sexually transmitted disease beta. So actually beta sexually transmitted disease को detect करने के लिए the diagnosis of this disease is based on the causative organism. यानी बेटा पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ है. बैक्टीरिया से हुआ है तो गोनोरिया एंड सिफिलिस होगा. और बेटा उसके सिम्टम्स क्या है वो देखो. Okay, the medical examination and the symptoms reveal the STD nature. यानी बेटा आप मेडिकली जो डॉक्टर होता है बेटा वो एग्जामिन करता है और सिम्टम्स के बेसिस पे बेटा हमको पता चल जाता है कि कौन सा STD हुआ है. इट्स अ बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन्स. ओके, फिर बाद में बेटा क्या करते हैं, सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दिस डिजीज इंक्लूड द कल्चर ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. यानी बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अवेलेबल है बेटा कि आप डायरेक्टली टेस्ट करवाओ आपको पता चल जाएगा. और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का कल्चर करो बेटा. ओके, यानी कल्चर करो यानी बेटा आपको क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना है या फिर वजाइनल सैंपल लेना है या फिर रिप्रोडक्टिव फ्लूइड लेना है और उसमें कौन से पैथोजेंस प्रेजेंट है, कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस प्रेजेंट है उसका स्टडी करना है. तो यहाँ पर बेटा 3 इंपॉर्टेंट मेथड दिए हुए हैं, एलिजा, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन and polymerase chain reaction. Okay, ELISA, DNA hybridization and polymerase chain reaction. तो बेटा ELISA का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट टेस्ट. क्या है बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे भी बोल सकते हैं. okay, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा उसको. तो ये टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, This test is used for identification of antigen antibody. ये टेस्ट किसके लिए बेटा,
तो स्पेशली एंटीजन एंटीबॉडी के लिए है। इसमें क्या करते हैं बेटा, तो देखो एंटीजन ऑलरेडी किट आता है बेटा, एंटीजन का ऑलरेडी किट आता है जो मार्केट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है बेटा, जो पेशेंट है उसका ब्लड लेना है, आपको क्या करना है, ब्लड लेना है। अब ये ब्लड के साथ ये एंटीजन किट को बेटा आपको क्या करना है, मिक्स करना है। अगर ब्लड में एंटीबॉडी होगा, अगर बेटा ब्लड में एंटीबॉडी होगा तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। ओके, तो वी कैन से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द HIV इंफेक्शन। के मीन्स बेटा सिंपली, अब आपको ऐसा लगेगा कि सर एंटीबॉडी होगा तो कैसे पता चलेगा। अगर बेटा किसी भी बंदे को HIV हुआ है तो बॉडी में वायरस एंटर हुएंगे, तो बॉडी ने बेटा एंटीबॉडी बनाए होंगे, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए होंगे। और वो जो एंटीबॉडी है बेटा, वो जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में होता है, और बाहर से मार्केट से हम क्या लेके आते हैं बेटा, एंटीजन। अगर रिएक्ट किया और रिएक्शन हुआ बेटा, तो वी कैन से दैट कि पर्सन, पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडी थे, मतलब उसको HIV इंफेक्शन हुआ है। और अगर बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो, ओके, तो इंफेक्शन नहीं हुआ है। ये एक मेथड है बेटा। ओके, सो एलिजा मेथड, एंटीबॉडी अगेंस्ट द HIV एंटीजन आर सर्च। यानी हम क्या करते हैं बेटा, एंटीबॉडी सर्च करते हैं अगेंस्ट HIV एंटीजन। एंटीबॉडी है ब्लड में तो इन्फेक्टेड, एंटीबॉडी नहीं है ब्लड में तो नॉन इन्फेक्टेड। दूसरा है बेटा DNA हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या करते हैं बेटा, a short polynucleotide chain of the genetic material of pathogenic organism is used। बेटा हम DNA हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में चैप्टर नंबर 11th और 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप उतना याद रखो कि उसमें क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी बेटा स्मॉल DNA पीसेस ले लेते हैं, किसमें से, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी बेटा जिसका इंफेक्शन हुआ है उसका ही DNA लेके स्टडी करना है, जिसका इंफेक्शन हुआ है उसका ही DNA लेके आपको डायग्नोसिस करना है। और बेटा तीसरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको आप बहुत दिनों से यानी पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हो बेटा, RT-PCR। क्या है पता है, RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड ऑर्गेनिज्म का जो DNA होता है, ऑर्गेनिज्म का बेटा जो जीन होता है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द सुटेबल प्राइमर। अब क्या बेटा इसमें क्या करते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है बेटा कि सिंपली मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी बॉडी में एक वायरस है, वायरस का एक है, तो उसको एक बार PCR करके वो 2 होते हैं, दूसरी बार PCR करके 4 होते हैं, तीसरी बार PCR करके 8, चौथी बार PCR करके 16, फिर PCR करके 32, फिर PCR करके 64, फिर PCR करके 128, फिर PCR करके 256। यानी PCR का कितना साइकिल रन करना पड़ता है, उससे बड़ा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सोचो कि RT-PCR का वैल्यू बेटा आपने देखा होगा 15 आता है, किसी में 18 आता है, किसी में 24 आता है, किसी में 30 आता है, किसी में 35 आता है। अभी बेटा ऐसा बोल दिया है कि 35 जो है वो नेगेटिव, यानी बेटा आपने 35 बार बेटा साइकिल रन किया फिर भी वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ, तो समझ लो कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में वायरल लोड नहीं। पर आपने 15 बार रिपीट किया और वायरल लोड डिटेक्ट हो गया, उसका मतलब बॉडी में ज्यादा वायरस है। कि अगर आप 24 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर डिटेक्ट होता है, तो समझ लो वायरल लोड है पर कम है और इंटरमीडिएट है। 30 बार हुआ तो वायरल लोड बहुत कम है। 35 से ज्यादा टाइम आपने मल्टीप्लाई किया फिर भी वायरस नहीं पकड़ा गया बेटा, तो वायरल इंफेक्शन नहीं है, तो नेगेटिव आएगा बेटा। मीन्स जितना RT-PCR का वैल्यू बेटा कम उतना वायरल लोड ज्यादा, जितना RT-PCR का वैल्यू ज्यादा उतना वायरल लोड कम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम क्या करते हैं बेटा, जीन को मल्टीप्लाई करते हैं विद द सूटेबल प्राइमर के साथ। क्लियर बेटा, चलिए पता चल गया है। तो प्लीज ये 5 और MCQ बेटा फटाफट सॉल्व कर दो।
कृषि, धैर्य, हेतवी, ब्रायन, काव्या, राहुल, चौधरी। अब धन फरी मारे कहेवानुं एम ने नेट ओपन તમારું વિડિયો ચાલુ રાખો. હવે વિડિયો બંધ તો ઘરે એબ્સેન્ટ. कृषि કયા અંધારામાં જઈને બેસી ગઈ છે? સર અંધારો નથી. તો રૂમમાં જ છું મારા. આખો ઊંધું બેસાય. બરાબર? વિન્ડો માંથી એટલું લાઈટ આવતી હોય મને શું દેખાય? कृषि બેઠી, कृषिનો શેડો બેઠો છે. સર સાવન કયા ખાડામાં બેઠો તું કોઈ? હે ઘરમાં ખાડો કરીને બેઠો તું? No, sir. આમ ઊંચો બેસ થોડો. તારી આંખો દેખાય છે. Sir, desktop માં સેટ કરેલું છે ને એટલે. બહુ સરસ. તો ડેસ્કટોપ ક્યાં મૂક્યું છે? ટેબલ ઉપર? તો તારા ઉપર બેસવાનું, નીચે નહીં બેસવાનું. રાહુલ તો છે ને ઉપર જ નથી કર્યો વિડિયો. ચાલુ કર્યો ત્યાંથી નહીં કર્યો ને? Done, sir. ચલો બેટા ફર્સ્ટ માં શું કર્યું? હા વંશિકા वंशिका सर ऑप्शन 3. वो बेटा वहां पर की नहीं हो? हेलो सर. वंशिका इज नॉट देयर. सर बहुत धीमे बोले थे. यस वंशिका बोलो बेटा. सर ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 देखो के आरटीआई बोलते हैं उसको. यस रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं. वीडी बोलते हैं उसको. यस वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं. यस आईवीएफ इंट्रा वेजाइनल ट्रांसफर नहीं बोलते बेटा. यानी आंसर 1 2 एंड 3. चलिए सेकंड नतांश. नतांश नहीं है बच्चों. ओके राहुल सेकंड का आंसर दो बेटा. राहुल राहुल અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ બેટા. હા બોલો. અને વિડિયો કેમ બંધ રાખે છે? સર વન આવશે. હા વન આવશે. જો શું કહે છે? which of the following set of diseases are completely curable if detected? જો બેટા curable hepatitis B is not curable. Genital herpes is not curable. HIV is not curable. The answer is 4. Okay. चलो थर्ड STD leads to Jainam. સર 2. 2 देखिए बेटा STD leads to
एसटीडी थी बेटा, इचिंग था यस, फ्लूइड डिस्चार्ज था यस, स्लाइट पेन था, स्वेलिंग था यस, फर्स्ट करेक्ट, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज था यस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ બધું था यस, तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। चलो फोर्थ, it is occur in 15 to 24 years of the age, and fifth માં શું આવશે બેટા? आंसर કોણ આપશે ફિફ્થ નો? અનોલી सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ओके देखो बेटा फिफ्थ में अवॉइड द सेक्स विद अ मल्टीपल पार्टनर यस, ऑलवेज हैव अ अनप्रोटेक्टेड सेक्स नो, यूज द कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस यस, अवॉइड द सेक्स विद अननोन पार्टनर यस। तो 2 वाला બધા इनकरेक्ट, तो 2 वालों इनकरेक्ट, 2 वालों इनकरेक्ट, 2 वालों इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 is correct beta। clear everyone? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. okay, so now let's move towards the next and the last topic of this chapter, that is infertility beta। okay, the next topic is infertility। so now what is infertility beta? so the large number of couple all over the world including India are infertile beta। day by day the infertility cases will be increased and they are unable to produce the child, yani couple do not able to produce the child in spite of unprotected sexual habit। यानी बेटा couple कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी they do not getting the child, okay, बच्चा नहीं हो रहा बेटा, that is known as the infertility। okay, and the reason behind this it may be a physical reason हो सकता है बेटा, congenital disease यानी बेटा बचपन से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीज ड्रग की वजह से बेटा हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है एंड साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है बेटा। ओके, एंड इंडिया द फीमेल इज ब्लेम फॉर दिस। ओके, यानी चाइल्ड अगर नहीं हो रहा बेटा तो इंडिया में ज्यादातर फीमेल को ब्लेम करते हैं। ओके, बट मेल एंड फीमेल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बेटा। अब इसका मैं आपको सिंपल रीजन बताऊं बेटा कि इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने का रीजन क्या है बेटा। तो एक तो लेट मैरिज, पहले बेटा मैरिज कब होता था? एट द एज ऑफ 18 टू 22 में बेटा मैरिज हो जाती थी, पर अभी आप मैरिज देखो 26 से लेके 30 के बीच में मैरिज होते हैं। कि अगर कोई है वो 30 को मैरिज कर रहा है और द कपल एंजॉय देयर बैचलर लाइफ, कपल एंजॉय देयर प्रॉपर लाइफ, वो लोग फैमिली के बारे में कब सोचेंगे? एट द एज ऑफ 33 के बाद। ऐसा सोचेंगे भाई 2-3 साल के बाद फैमिली प्लानिंग के बारे में या फिर फैमिली के बारे में सोचेंगे। तो फीमेल जो है बेटा उसमें आप देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट हो रहा है? एट द एज ऑफ 12 मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा स्टार्ट हो रहा है। ओके, और 33 यानी 21 इयर्स में मोस्टली ओगोनिया बेटा यूज हो जाते हैं और फीमेल के पास ओगोनिया के नंबर तो बहुत लिमिटेड है बेटा। ओके, तो धीरे धीरे ओगोनिया कम होने लगते हैं, तो चांसेस ऑफ जो प्रेगनेंसी है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है बेटा वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा बेटा फीमेल में बर्थ के टाइम पे ओगोनिया फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद ओगोनिया नहीं बनते। तो आप देखो बेटा अगर कोई फीमेल 18 इयर्स को प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके ओगोनिया कितने साल पुराने हैं? 18 इयर्स पुराने हैं। अगर कोई फीमेल बेटा 25 इयर्स को प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके ओगोनिया कितने पुराने हैं? 25 इयर्स। अगर कोई 30 को हो रही है तो 30 इयर्स पुराने हैं, कोई 35 को हो रहा है तो 35 इयर्स पुराने हैं। यानी बेटा जितना लेट प्रेगनेंसी उतने ओगोनिया एजेड। अब ओगोनिया का एज बढ़ता जाएगा बेटा तो ओगोनिया कैसे हो जाएंगे? ओगोनिया आर नॉन फंक्शनल, वो हेल्दी नहीं रहेंगे बेटा। अगर ओगोनिया हेल्दी नहीं होंगे तो जो प्रेगनेंसी के चांसेस है, इम्प्लांटेशन के चांसेस है और जो बच्चा होगा बेटा वो एकदम हेल्दी नहीं होगा बेटा। इसीलिए जितना अर्ली प्रेगनेंसी उतना कपल के लिए अच्छा, चाइल्ड के लिए अच्छा बेटा। ओके ना, उसके लिए बेटा क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बेटा आप देखो ओपन हो चुके हैं। कुड हेल्प इन डायग्नोज एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट, यानी बेटा कपल जाके विजिट करते हैं
और बेटा डायग्नोस करते हैं कि भाई कौन से प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी है, कौन से प्रॉब्लम की वजह से बेटा इनफर्टिलिटी है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं बेटा, उसको डायग्नोस करते हैं और फिर ट्रीटमेंट देते हैं। बट सम ऑफ दिस डिसऑर्डर अनेबल दिस कपल टू हैव अ चिल्ड्रन, यानी बेटा फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है बेटा सिंपल दवाइयों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो क्या करना पड़ता है बेटा, कपल यूज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, यानी बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे जाना पड़ता है। ओके, जो IVF हम बोलते हैं ना बेटा, IVF टेक्निक को यूज करना होता है बेटा। अब देखो बेटा, पहले अगर मैं बात करूं कि अहमदाबाद में बिफोर 15 इयर्स IVF सेंटर हार्डली 1 और 2 थे, बट अभी आप देखो अहमदाबाद में मोर देन 100 IVF सेंटर होंगे बेटा, क्योंकि डे बाय डे ये इनफर्टिलिटी के केसेस बेटा बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है बेटा IVF। क्या करते हैं IVF में वो देखते हैं, क्या करते हैं बेटा IVF में। तो IVF means it is fertilization outside the body in almost similar condition as in the body, यानी बेटा बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब है बेटा बॉडी के बाहर। फिर उसके बाद जो जाइगोट बनता है और जो एम्ब्रियो होता है बेटा उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना है। क्या करते हैं बेटा उसमें कि जो मेल पार्टनर होता है उसमें से स्पर्म कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म कलेक्ट करते हैं। और जो फीमेल पार्टनर होता है बेटा उसमें से एग कलेक्ट करते पड़ते हैं। दोनों को बेटा पेट्री डिश में बॉडी के बाहर यानी टेस्ट ट्यूब में बेटा दोनों को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद क्या फॉर्म होता है बेटा, जाइगोट बनता है। और फिर ये जाइगोट को क्या करते हैं बेटा, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं। अगर जाइगोट डिवाइड हुआ और 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया तो भी बेटा उसको क्या करते हैं, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। और अगर 8 से ज्यादा 16 सेल बना बेटा तो उसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, यूटेरस में। क्योंकि हम सबको पता है बेटा जाइगोट फिर मोरुला तक जाइगोट बेटा डिवाइड होके 2 सेल 4 सेल 6 सेल 8 सेल बनता है, तब तक बेटा वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। 16 सेल जब बन जाते हैं वो यूट्रस में चला जाता है। यानी एक बार बेटा बॉडी के बाहर भी अगर 16 सेल डिवाइड हो गए तो उसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यानी बेटा ऐसा नहीं है कि पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में ही हो जाए, उसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ओवा फ्रॉम द वाइफ और द डोनर फीमेल, वाइफ और डोनर फीमेल में से बेटा आप ओवम ले लो, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर मेल में से बेटा स्पर्म कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद बेटा टू फॉर्म अ जाइगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन, यानी बेटा आप प्रॉपर कंडीशन में उसको फर्टिलाइज करवाओ लेबोरेटरी में और जाइगोट बनाओ। और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, यानी बेटा अगर जाइगोट है तो या फिर अर्ली एम्ब्रियो कब तक, अप टू 8 सेल है तो उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और फिर बेटा जो फर्दर इवेंट होता है, एक बार फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, फिर फर्दर इवेंट जैसे बेटा जेस्टेशनल इम्प्लांटेशन वो जैसे फीमेल में नॉर्मली होता है वैसे ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के बाहर इन विट्रो फर्टिलाइज करवाते हैं, यानी मेल के स्पर्म और फीमेल के एग लेके बेटा उसको फर्टिलाइज करते हैं बेटा। क्लियर। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। एंड अगर एम्ब्रियो डिवाइड हुआ बेटा और मोर देन 8 सेल हो गए, यानी ब्लास्टोमियर तक पहुंच गए, 8 सेल तक था तब आपने फैलोपियन ट्यूब में डाला, उसको बोलते हैं बेटा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। पर अगर 8 सेल से ज्यादा डिवीजन हो गया तो उसको किस में डालना है बेटा, यूटेरस में, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर बोलते हैं बेटा। फिर दूसरा टेक्निक है बेटा एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो मतलब बेटा बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करना, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विद इन द फीमेल बॉडी also could be used for such transfer or assistance those female who cannot conceive। यानी बेटा सिंपली ये जो ऊपर वाला मेथड था वो क्या था बेटा, बॉडी के बाहर हम फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो को बॉडी के अंदर वापस डाल देते हैं।
पर ये जो सेकंड मेथड है बेटा इन वीवो फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या करते हैं बेटा, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करना है। कैसे? तो देखो बेटा, ट्रांसफर द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यानी बेटा सिंपल फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब हो बेटा, उसमें एग को ट्रांसफर करना है बाहर से, स्पर्म को भी बेटा बाहर से ट्रांसफर करना है, यानी एग और स्पर्म दोनों को बेटा बाहर से फैलोपियन ट्यूब में डालना है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट बोलते हैं बेटा। हम बाहर फर्टिलाइज नहीं करते, सीधे बेटा एग और स्पर्म दोनों को बेटा हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देते हैं। अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस one but can provide the suitable environment for the fertilization and further development is another method to attempt। अब बेटा इसमें एक और चीज भी करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर देखो ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है, ये एग बना सकती है पर बेटा ये इम्प्लांटेशन नहीं कर सकती। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? वो एग प्रोड्यूस कर सकती है पर इम्प्लांटेशन नहीं कर सकती ये फीमेल। तो क्या करना है बेटा, दूसरी फीमेल लेनी है और ये एग ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल देना है और फैलोपियन ट्यूब में आपको स्पर्म भी डालना है। फिर क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा और ये फीमेल इम्प्लांटेशन कर सकती है। तो इसको बेटा सॉरोगेट मदर भी बुला सकते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरोगेट मदर भी बोल सकते हैं। यानी एग आप दूसरी फीमेल में से ले लो, स्पर्म भी दूसरी फीमेल में से ले लो और सिर्फ बेटा फीमेल बॉडी को आप यूज कर रहे हो फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो उसको बेटा सॉरोगेट मदर बोलते हैं। कई बार क्या करते हैं बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म अ एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी। इसमें क्या करते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब में एग लेते हैं और एग के साइटोप्लाज्मा में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्शन से डालते हैं। फर्टिलाइज करने के लिए रखना नहीं है बेटा, अपने आप फर्टिलाइज नहीं होगा, डायरेक्टली बेटा हमको क्या करना है, स्पर्म को इंजेक्शन से एग के साइटोप्लाज्मा में डाल देना है। शॉर्ट फॉर्म है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बेटा इज द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म अ एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी बेटा। उसमें क्या करते हैं, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, डायरेक्टली बेटा स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। फिर बेटा एक और इंपॉर्टेंट मेथड कि अगर मेल है बेटा और मेल सीमेन इजेक्यूलेट नहीं कर सकता और उसके लो स्पर्म काउंट है, देखो इनफर्टिलिटी इज आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकता है टू इंसेमिनेट द फीमेल, यानी फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बेटा वो स्पर्म नहीं डाल सकता, लो स्पर्म काउंट है, इजेक्यूलेशन नहीं कर सकता। तो क्या करना है बेटा, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें क्या करते हैं बेटा कि आपको हस्बैंड के बॉडी में से और हेल्दी डोनर में से बेटा आपको क्या करना है, स्पर्म को आर्टिफिशियली कलेक्ट करना है, स्पर्म को कलेक्ट करना है, सीमेन को कलेक्ट करना है हस्बैंड और डोनर में से। फिर उसको बेटा आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और यूट्रस। फिर आपको क्या करना है, उसको आर्टिफिशियली यूट्रस या फिर वजाइना में इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी यूट्रस और वजाइना के अंदर बेटा आप क्या कर रहे हो, सिंपली डायरेक्टली सीमेन को हेल्दी डोनर में से लेके इंजेक्ट कर रहे हो बेटा। क्लियर? ओके, एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज द, अब बेटा ये सारी चीजें हैं, ओके, इट रिक्वायर्ड एक्सट्रीम हाई प्रिसिशन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। यानी बेटा ऐसा नहीं है कि हम घर पे भी कर सकते हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि आपने एक लिया और स्पर्म ले लिए और घर पे हमने फर्टिलाइजेशन कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। इट रिक्वायर्ड द वेरी प्रिसिशन प्लस इट रिक्वायर्ड द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स, नर्सेस, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो बेटा इसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई their benefit are affordable to only the limited number of the people, यानी बेटा सब लोग इसका यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। आप IVF के लिए अगर आपके घर में आपके कोई ब्रदर सिस्टर हो, एल्डर हो, जिनका अभी भी मैरिज हुआ और उन्होंने IVF करवाया हो, तो आप उनसे पूछना कि एक्चुअली IVF का कॉस्ट
एक एक सीटिंग का बेटा 25,000 30,000 होते हैं। ओके, तो ये आईवीएफ है बेटा, वो सबके लिए नहीं है। फिर क्यों चाहिए बेटा? तो इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर आल्सो डेटरेंट इन द एडॉप्शन दिस मेथड। और बेटा क्यों आईवीएफ लोग करते हैं? क्योंकि सबके दिमाग में ऐसा होता है कि भाई चाइल्ड हो तो हमारा होना चाहिए, हमारा खून होना चाहिए, ऐसे सबके दिमाग में होता है ना। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर का बेटा हमारा अल्टीमेट एम क्या है? टू हैव अ चिल्ड्रन। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड द डेस्टिट्यूट चाइल्ड। और बेटा इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्फन हाउस हैं जिसमें बेटा बच्चे हैं जिन कई सारे बच्चों ने अपने माता पिता ने अपने छोड़ दिया है, कई सारे बच्चों के माता पिता मर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्फन बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट चाइल्ड है, who would probably not survive till maturity। और बेटा उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैच्योरिटी तक जिंदा भी नहीं रहते। ओके, तो आवर लॉ परमिट द लीगल एडॉप्टेशन एंड इट इज yet one of the best method for a couple looking for the parenthood। यानी बेटा अगर कोई कपल है जिसको पेरेंटहुड करना है यानी पेरेंट बनना है, तो इट इज नॉट ओनली वे आईवीएफ। आप बेटा ऐसे अच्छे ऑर्फन हाउस में या फिर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो है बेटा वहां से आप यानी जो भी कपल है बेटा वो एडप्ट कर सकते हैं बच्चा के और पेरेंटहुड एडप्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा एवरीवन? यहां तक पता चला बेटा सबको? तो चैट बॉक्स में डन भी लिखो, और कोई डाउट है तो लिखो बेटा। और ये 6 एमसीक्यू है बेटा, वो सॉल्व कर लो, चलो फटाफट। ओम चलो बेटा फटाफट सॉल्व करो।
ચલો બેટા થઈ ગયા. Yes, sir. Okay. So first માં who gave the answer? Arsh. First નો શું આન્સર આવશે? Sir, 4. What is correct about the test tube baby બેટા? તો ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીમાં આપણે શું કરીએ? ફર્ટિલાઇઝેશન બોડીની બહાર થાય અને ડેવલપમેન્ટ બોડીની અંદર થાય. તો ફર્ટિલાઇઝેશન ઇનસાઇડ? નો. રિયરિંગ ઓફ પરમે? નો. ફર્ટિલાઇઝેશન આઉટસાઇડ એન્ડ જેસ્ટેશનલ ઇનસાઇડ ધ વોર્મ? કરેક્ટ. ફોર્થમાં શું કહે છે? બોથ ફર્ટિલાઇઝેશન ડેવલપમેન્ટ આઉટસાઇડ. બંને બહાર તો થતું જ નથી, એ તો હજી સુધી શક્ય જ નથી બેટા કે આખે આખું બેબી ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બની જાય. ચલો નેક્સ્ટ આન્સર આપશે બ્રાયન. 4. Yes, sir. Huh? Brian, who leave the meeting? Sir, 3. Presence લેતો. થઈ રહી છે. કોણે છોડી મીટિંગ? આવી ગયું પાછું. ચાલો શું કહે બેટા બ્રાયન? બ્રાયન Sir, 2nd. સેકન્ડ. ઓકે જો શું કહે છે? ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. Sir, 2nd. હા એ જ સોલ્વ જ કરાવું છું. that involve the transfer of which one of the following into fallopian tube? બેટા તમારે fallopian tube માં ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો ઝાયગોટ કરી શકો? યસ. embryo up to 8 cell? યસ. તો બંને આવશે either zygote or embryo up to 8. આ બંને આન્સર આવશે એટલે થર્ડ. કે more than 8 cell હોય તો બેટા યુટેરસ માં ટ્રાન્સફર કરવું પડે, રાઈટ? ચલો નેક્સ્ટ. after in vitro fertilization, who give the answer? Urvil. Sir, option 3. Option Sir, option 3rd. third. After in vitro fertilization, embryo with the more than 8 cell implanted in uterus, more than 8 cell implanted in uterus, embryo with the more than 16 cell are not implanted in uterus. ये तो नहीं आवे. Embryo with the 8 to 16 cell can be implanted in uterus. Embryo with the cell more than 32 implanted in fallopian tube नहीं आवे. तो बेटा 1 और 3 बनने मांथी कोई एक करेक्ट होई શકે, બરાબર? હવે embryo with more than 8 cell implanted in uterus, yes. એવું નથી કે 16 સેલ સુધી જ. કે તમે 8 to વધારે સેલ હશે તો બી તમે એને ઇમ્પ્લાન્ટ કરી શકો. ક્લિયર? ફોર્થ. Vanisha. Option 1. Option 1. Artificial insemination means introduction of the sperm of the healthy donor directly into ovary, beta? No. Directly into vagina, beta, not ovum. Ovum માં કે ovary માં નહીં. ઓકે, vagina ની અંદર ડાયરેક્ટલી બેટા ટ્રાન્સફર કરીએ. ovary માં કેવી રીતે કરો તમે ડાયરેક્ટલી ટ્રાન્સફર? ચલો ફિફ્થ માં યશવી બ્રહ્મભટ્ટ. Sir, option 3. Option Option 3, uterus. 3 यूट्रस. यस बेटा, अगर 8 से ज्यादा सेल है तो उसको यूट्रस में अंदर ट्रांसफर करते हैं. 6. इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर कौन देगा बेटा उसका? ईशानी. इन विवो टेक्निक कही है बेटा? कशिश पटेल. Sir, option 1. ऑप्शन 1. बेटा ઝાયગોટ ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર. તો એમાં આપણે શું કરીએ? જે ઝાયગોટ ક્યાં બનાવીએ? બોડીની બહાર બનાવીએ તો એને ઇન વિટ્રો કહેવાય બેટા. બોડીની અંદર જ્યાં ફર્ટિલાઇઝેશન થાય એને કહેવાય ઇન વિવો. તો બોડીની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન ક્યારે થાય બેટા? જ્યારે આપણે ગેમેટ ટ્રાન્સફર કરીએ ત્યારે. એટલે ડાયરેક્ટ ગેમેટ જ આપણે ફેલોપિયન ટ્યુબમાં નાખીએ તો ફર્ટિલાઇઝેશન ક્યાં થશે? બોડીની અંદર થશે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ગિફ્ટ ઇઝ ધ ઇન વિવો. ક્લિયર? Yes, sir. ચલો હવે કોઈને ડાઉટ છે? No, sir. નો. No, Okay. sir. So
તમને બેટા નેક્સ્ટ મંથ નું ટાઈમ ટેબલ બી મેં આપી દીધું બરાબર. તો અહીંયા આપણા ફર્સ્ટ 4 ચેપ્ટર ફિનિશ in biology. 1 2 3 4 chapter, unit 6 is finished. That means your 25 syllabus is finished, 25% syllabus. Okay, you have a total 16 chapters in 12th standard. અને 16 માંથી તમારા 4 ચેપ્ટર જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ના એ ફિનિશ થઈ ગયા. એટલે અત્યારે જોવા જઈએ તો તમારો 25 to 30% સિલેબસ ઇઝ ફિનિશ ઇન ઓલમોસ્ટ કહેવાય કે ભાઈ એપ્રિલ જ કહેવાય. આમ તો મે ના 2-3 દિવસ જ થયા છે. ઓકે, એટલે તમે સામે જેટલી સ્પીડમાં મહેનત કરશો બેટા તમારા માટે સારું છે. નહીં તો જેમ ટાઈમ જશે સિલેબસ પતી જશે. હે, ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં મળીશું ત્યારે સર સિલેબસ પતી ગયો એવું ના થાય. ઓકે, એટલે જોડે જોડે મહેનત કરવાનું રાખજો. ક્યાં ડાઉટ હોય તો મને કહેજો. ઓકે, એન્ડ વન મોર થિંગ બેટા, તમારું નવું ટાઈમ ટેબલ મેં આપી દીધું છે ને તમને બરાબર. એમાં આ મે માં પણ થર્ડ સન્ડે તમારી ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજીની કમ્બાઇન્ડ નીટની એક્ઝામ હશે. ઓકે, અને 12th સ્ટાન્ડર્ડ ની હશે. એટલે તમારા 12th માં બાયોલોજીના ચેપ્ટર 1 2 3 4 હશે. એ ફિક્સ બાયોલોજી ચેપ્ટર નંબર 1 2 3 4 એમસીક્યુ નીટ માટે. ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં કયા ચેપ્ટર હશે એના માટે હું તમને 1-2 દિવસમાં મોકલું છું કે તમારે કયા કયા ચેપ્ટર ચાલ્યા છે કે એના ઉપરથી હું સિલેબસ ડિસાઈડ કરીને પેપર બનાવીશ બેટા. ઓકે, બાકી ઉર્વિલ તબિયત કેવી બેટા હવે? હા સર હવે સારી છે. સારી છે. બીજા કોઈને છે આમાં કોવિડ અત્યારે હાલમાં? યશવી બેટા તારા ફાધર ને કેવું છે હવે? સર સારું છે પહેલા કરતા. સારું છે. मैनिशा यस सर. बेटा आपकी मम्मी को कैसा है अभी? सर सारी है थोड़ी. सारू है तबीयत? ओके, यस सर. चलो बेटा कोई ने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो shall I finish this meeting here? Yes, sir. Okay, bye बेटा. Bye, sir. બાય સર. બાય સર.